अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिफ़ाइन कर चुके थे। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी और साथ ही साथ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स थे उन्हें भी डिफ़ाइन किया था। तो स्टूडेंट्स, जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हमने डिस्कस किया है, अब वक्त है कि हम ट्रांसवर्स वेव को भी वैसे ही डिस्कस करें। ट्रांसवर्स वेव्स मैकेनिकल वेव्स की दूसरी टाइप है। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए इस लफ्ज़ का मतलब जहन में रख लें। जो मतलब अगर जहन में आ गया तो डेफिनेशन समझना और इसकी एग्जांपल्स बनाना मुश्किल नहीं रहेगा। इसी तरह से ट्रांसवर्स वर्ड का मतलब भी जहन नशीन कर लें। ट्रांसवर्स का मतलब 90 डिग्री होता है। परपेंडिकुलर के लिए भी ट्रांसवर्स यूज किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्स वेव में कुछ ऐसा होगा कि पार्टिकल्स की वाइब्रेशन वेव की प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर होगी, बिल्कुल ऑपोजिट टू द लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपने क्या कहा था कि द पार्टिकल वाइब्रेशन इज पैरेलल टू द वेव प्रोपागेशन, जबकि इस केस में आप कहेंगे कि पार्टिकल्स की वाइब्रेशन और वेव प्रोपागेशन परपेंडिकुलर है या 90 डिग्री पे है। इसी मुनासबत से इसे ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करने के लिए, इसके भी पार्ट्स डिस्कस करने के लिए और चंद टर्मिनोलॉजीज देखने के लिए मेरे साथ चलें लाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, बात शुरू करते हैं ट्रांसवर्स वेव्स के ऊपर। जिस तरह से मैं आपको भी बता भी चुका हूँ, ये जो लफ्ज़ ट्रांसवर्स है, इसका मतलब क्या है? ट्रांसवर्स मीन्स 90 डिग्री या परपेंडिकुलर। सो जहाँ पे भी आप लफ्ज़ ट्रांसवर्स देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसके लिए कोई आसपास 90 डिग्री की काम या 90 डिग्री के एंगल के ऊपर कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, यानी 90 डिग्री या परपेंडिकुलर मकसद है ट्रांसवर्स का। स्टूडेंट्स, वैसे एक जनरल नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए एक और बात आपको बता देना चाहता हूँ। वोकैबुलरी बिल्ड करें, टेक्निकल चीज़ों के लिए वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। जैसे ट्रांसवर्स भी परपेंडिकुलर या 90 डिग्री को कहते हैं। इसी तरह से आपने एक और वर्ड भी सुना हुआ है 90 के लिए। द अनदर वर्ड फॉर 90 डिग्री इज क्या है भला? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर भी 90 डिग्री ही को कहते हैं। आपने रेक्टेंगल के बारे में तो सुना होगा। रेक्टेंगल को रेक्टेंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक रेक्टेंगल की शेप में तमाम एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। एक और वर्ड भी 90 डिग्री के लिए यूज किया जाता है, इसको भी अपनी डिक्शनरी में स्टोर कर लें। ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का वर्ड भी 90 डिग्री ही के लिए यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने भी आपको सिखाया, समझाया कि ट्रांसवर्स का मतलब 90 डिग्री या परपेंडिकुलर है। तो ट्रांसवर्स वेव से क्या मुराद होगा? स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्स वेव में कुछ परपेंडिकुलर हो रहा होगा। क्या परपेंडिकुलर हो रहा होगा? चलिए फिर से थोड़ी सी तवज्जा करते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ। सपोज करें कि मेरे पास एक टैंक है। इस टैंक में मैं वाटर को फिल कर लेता हूँ। इस वक्त वाटर बिल्कुल काम है, यानी इसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, स्टेडी सरफेस है। अगर इस स्टेडी सरफेस में मैं डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करनी शुरू करूं तो स्टूडेंट्स, इस डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होगा? आप जानते हैं, कुछ अप एंड डाउन वेव्स प्रोड्यूस होंगी। स्टूडेंट्स, अगर आप इन अप एंड डाउन वेव्स को ऑब्जर्व करें तो इन अप एंड डाउन वेव्स में जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं। यानी कभी पानी के तमाम पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जाते हैं और कभी नीचे की तरफ आते हैं। लेकिन जो वेव की डायरेक्शन है, जो वेव की प्रोपागेशन है, वो हॉरिजॉन्टल है, यानी वेव आगे की तरफ जा रही है। वेव का मोशन इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन है, लेकिन पार्टिकल्स की वाइब्रेशन अलोंग वाई एक्सिस है। स्टूडेंट्स, अगर मैं इस पार्टिकल्स की वाइब्रेशन और वेव मोशन के दरमियान एक एंगल बनाऊं तो क्या ये एंगल 90 डिग्री नहीं? यस, ये 90 डिग्री है, यानी परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट्स, ऐसी वेव को ट्रांसवर्स वेव कहा जाएगा।
ट्रांसवर्स वेव उन तमाम वेव्स को कहते हैं कि जिनमें पार्टिकल्स की वाइब्रेशन वेव मोशन के परपेंडिकुलर हो। तो चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट वुड बी द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव? अब आप जानते हैं वेव्स इन विच particles vibration is perpendicular to the wave propagation। जिसमें तमाम पार्टिकल्स की वाइब्रेशन वेव की प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर हो या 90 डिग्री पर हो, इसीलिए तो इसे ट्रांसवर्स भी कहते हैं, यानी 90 डिग्री पर बनने वाली वेव कहते हैं। स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन तो आपको समझ आ गई। अब हमारी किताब में एक एग्जांपल और भी दी हुई है। हमारी किताब में उसी स्लिंकी की एग्जांपल दी हुई है जिस स्लिंकी में हमने लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स प्रोड्यूस की थी। चलिए स्टूडेंट्स, इस स्लिंकी स्प्रिंग की एग्जांपल को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। हमने ये कहा था कि हमारे पास अगर एक लॉन्ग स्लिंकी स्प्रिंग हो, मिसाल के तौर पर कुछ इस तरह से, इस वक्त ये वही स्प्रिंग अपनी नॉर्मल कंडीशन पर पड़ा हुआ है, बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड है। अगर मैं इसे ज़ोर ज़ोर से ऊपर और नीचे की तरफ झटकना शुरू कर दूं, ऊपर और नीचे की तरफ जर्क्स देना शुरू कर दूं, अप एंड डाउन मूवमेंट शुरू कर दूं, तो स्टूडेंट्स क्या होगा इसके साथ? आप देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ माई अप एंड डाउन मोशन द स्लिंकी विल मूव लाइक दिस। कुछ इस किस्म का पैटर्न इस स्लिंकी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। कुछ अप एंड डाउन पोर्शंस ऑफ द वेव प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे, और ये अप एंड डाउन मोशन ऑफ द वेव टिल द एंड ऑफ स्लिंकी यहां तक प्रोपागेट करता जाएगा, आगे की तरफ मूव करता जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी जो पार्टिकल्स ऑफ द स्लिंकी हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं? अप एंड डाउन। और वेव कैसे प्रोपागेट कर रही है? अलोंग एक्स एक्सिस। तो इस केस में भी वेव प्रोपागेशन और पार्टिकल्स वाइब्रेशन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। थीटा यहाँ पर भी एंगल, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है। स्टूडेंट्स, याद रहे मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ, एंगल बिटवीन वेव प्रोपागेशन एंड पार्टिकल्स वाइब्रेशन। लिहाजा इस स्लिंकी में बनने वाली वेव्स और वाटर की सरफेस में बनने वाली वेव्स दोनों ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो इन दोनों वेव्स में ट्रांसवर्स होने के साथ साथ एक और चीज कॉमन है। इन दोनों वेव्स में कुछ पोर्शन इस तरह के हैं जो मीन पोजीशन से अबव है, लाइक दिस। इस स्लिंकी में भी ये वाला पोर्शन अबव द मीन पोजीशन है या अबव द मीन लाइन है। इसी तरह पानी में पैदा होने वाली वेव्स में भी ये वाला पोजीशन या ये वाला पोर्शन अबव द मीन लाइन है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर थोड़ा सा आगे हैं तो कुछ पोर्शंस ऐसे भी हैं जो बिलो द मीन लाइन है, लाइक दिस, जो मीन पोजीशन से थोड़ा सा नीचे है। सो इन दोनों ट्रांसवर्स वेव में ये चीज कॉमन है। क्या कहेंगे इन दोनों पोर्शंस को? एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये ट्रांसवर्स वेव्स के पार्ट्स होते हैं। आपको याद होगा हमने लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में भी दो पार्ट्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स पढ़े थे। एक को हमने क्या कहा था? एक को हमने कंप्रेशन ऑफ द वेव कहा था और एक को हमने रेयर फ्रैक्शन कहा था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी इसी तरह से दो पोर्शन या दो पार्ट्स ऑफ द ट्रांसवर्स वेव है। एक वो पोर्शन जो अबव है। तो चलिए इनके लिए एक और हेडिंग बना लेते हैं। इनके लिए हेडिंग हम लिखेंगे पार्ट्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव। पार्ट्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो स्टूडेंट्स, इसके पार्ट्स कौन से हुए? इसके पार्ट्स में जो पहला पार्ट है, आप इसे क्या नाम देंगे? वो पार्ट जो अबव द मीन लाइन हो उसे कहा जाता है क्रेस्ट। इसे क्रेस्ट कहा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने डिफाइन कर दिया वो पॉइंट्स वेव के जो अबव द मीन लाइन है, दे आर कॉल्ड एज क्रेस्ट। इसी तरह से इस स्लिंकी में भी पैदा होने वाली वेव का ऊपर वाला हिस्सा क्रेस्ट कहलाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस क्रेस्ट को डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर।
तो पार्ट्स में जो पहला पार्ट आपने यहाँ पर देखा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द क्रेस्ट ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। सो क्रेस्ट कौन सा हिस्सा कहा आपने? द पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स वेव विच इज ऑलवेज above the mean position or mean line is called as the crest of transverse wave. So चलिए स्टूडेंट्स, the portion of the transverse wave which is always above the mean position is called crest. इसे हम crest of the transverse wave कहेंगे। स्टूडेंट्स, एक पोर्शन ऑफ द वेव या एक पार्ट ऑफ द वेव तो हमें समझ आ गया, तो चलिए अब उस पार्ट को भी नाम देते हैं जो नीचे की तरफ बन रहा है। स्टूडेंट्स, क्या नाम देंगे इसे? दिस पोर्शन ऑफ द वेव इज कॉल्ड एज ट्रफ। इसे ट्रफ कहा जाता है। स्टूडेंट्स, तो चलिए अब आपने इस दूसरे हिस्से को भी डिफाइन कर लिया है, तो दूसरे हिस्से की डेफिनेशन को भी लिखते हैं। सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इज ट्रफ। तो सेकेंड पार्ट के लिए हम हेडिंग लिख देंगे ट्रफ की। स्टूडेंट्स, जरा लिखने से पहले उस वाटर वेव में ट्रफ को मेंशन कर लें। तो वाटर वेव में ट्रफ कहाँ बन रहा था? ये हिस्सा, ये जो नीचे की तरफ है, दिस पार्ट ऑफ द वाटर वेव इज कॉल्ड एज द ट्रफ ऑफ द वाटर वेव। राइट स्टूडेंट्स, यहां तक तो बातें मैं बहुत सिंपल कर रहा हूं, तो चलिए वापस इसे डिफाइन करते हैं। ट्रफ इज सिंपली डिफाइंड एज the portion of a transverse wave which is always below the mean position. So चलिए मैं लिखता हूं, portion of the transverse wave which is always below the mean position. राइट स्टूडेंट्स, सो ये सेकेंड पार्ट भी आपका इस ट्रांसवर्स वेव का कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो आपकी मैकेनिकल वेव्स की जो टाइप्स थी मैंने उन्हें डिस्कस किया और उन्हें मैंने आपके सामने रखा, और एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव, एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स तमाम आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अब यहाँ पर बात को ख़त्म करने से पहले कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बातें, कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिन्हें आप अपनी बुक में भी आगे यूज़ होता देखेंगे और जिन पर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट सवालात भी उठ सकते हैं। स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ विद वेव, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स का इल्म होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था तो कुछ टर्मिनोलॉजीज या कुछ टर्म्स आपने वहाँ पे भी पढ़ी थी। फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है, एम्पलीट्यूड से क्या मुराद है, टाइम पीरियड से क्या मुराद है, वैसी ही कुछ चीज़ें अब आप यहाँ पर वेव्स के लिए भी पढ़ने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स, पहली टर्मिनोलॉजी या पहली टर्म क्या है? चलिए उस टर्म को सीखने से पहले एक एग्जाम्पल और सवाल रखते हैं। अगर आप उस एग्जाम्पल को समझ गए और उस सवाल का जवाब देने में कामयाब हो गए तो आपको डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस कॉन्सेप्ट को बाकायदा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। स्टूडेंट्स, इमेजिन करें कि एक वेव कुछ यहाँ से शुरू होती है और ये ऐसे बढ़ते बढ़ते आगे की तरफ चलती चली जा रही है। इसी तरह से मेरे पास एक वेव और भी है जो यहां से ही शुरू होती है लेकिन कुछ इस तरह से आगे बढ़ती चली जा रही है। ये दो वेव्स मैंने आपके सामने ड्रॉ की हैं। स्टूडेंट्स, इन दो वेव्स में अगर आप सिमिलैरिटी देखें तो ये दोनों वेव्स ट्रांसवर्स इन नेचर हैं, यानी इनमें पार्टिकल्स की वाइब्रेशन और प्रोपागेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। स्टूडेंट्स, इसमें ये जो अपर पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज द क्रेस्ट, तो इसके लिए मैं सी लिख देता हूं। द लोअर पोर्शन इज ट्रफ और फिर ये क्रेस्ट, फिर ये ट्रफ। स्टूडेंट्स,
ज़रा सपोज कर लें कि ये वेव यहाँ से शुरू हो तो ख़त्म कहाँ पर होगी। इमेजिन कीजिए एक वेव, ये तो चलती चली जा रही है, एक वेव ख़त्म कहाँ पर होगी। स्टूडेंट्स ये वेव यहाँ से शुरू हुई, अपने क्रेस्ट तक पहुंची, एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंची, जैसे वाइब्रेशन अपने मीन से एक्सट्रीम तक जाती थी, ये फिर वापस मीन तक आई, दूसरी एक्सट्रीम तक पहुंची और फिर वापस मीन तक आ गई। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ से शुरू हुई, यहाँ तक ख़त्म हो रही है। तो स्टूडेंट्स जहाँ से वेव शुरू हो और जहाँ पर वेव ख़त्म हो जाए वो उसकी एक वेव लेंथ कहलाती है। स्टूडेंट्स तो हम ये कह सकते हैं कि इस वेव के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला एक वेव की लंबाई या वेव लेंथ कहलाएगा। तो अब वेव लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया जाए? वेव लेंथ, वेव लेंथ, एक वेव की लंबाई को रिप्रेजेंट किया जाता है इस साइन के साथ। ये साइन क्या कहलाता है? इस साइन को लैम्डा कहते हैं। लैम्डा इज अ सिंबल इन ऑर्डर टू डिनोट द लेंथ ऑफ द वेव। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये जो मैंने नीचे वेव ड्रॉ की है इसकी लंबाई ऊपर वाली से ज़्यादा है या कम है? ये यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पर अपना एक चक्कर मुकम्मल कर रही है, एक वेव मुकम्मल हो रही है, तो इसकी वेवलेंथ ये लैम्डा कहलाएगी, इसकी वेवलेंथ यहाँ पर लैम्डा कहलाएगी। सो स्टूडेंट्स नीचे वाली वेव की वेवलेंथ ऊपर वाली से कम है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर एक और पॉइंट आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने वेवलेंथ तो आपको समझा दिया, द लेंथ ऑफ वन वेव इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। सो लेंथ ऑफ वन वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसे वेवलेंथ कह देते हैं। इसका सिंबल क्या है आपके सामने मैंने लिख दिया। और स्टूडेंट्स इसके यूनिट्स क्या होंगे? ये लंबाई को रिप्रेजेंट कर रही है, वेव की लंबाई। तो स्टूडेंट्स इसके यूनिट्स में ऐसा यूनिट्स मीटर ही लिया जाता है। स्टूडेंट्स एक और पॉइंट देखिए, एक से बढ़कर एक पॉइंट निकल रहा है, सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। एक और पॉइंट स्टूडेंट्स अगला सवाल ये पूछ लिया जाता है कि एक क्रेस्ट से लेकर दूसरे क्रेस्ट तक के फासले को क्या कहें? स्टूडेंट्स मैंने भी आपको वेवलेंथ क्या बताई है? मैंने वेवलेंथ आपको बताई है जहां से वेव शुरू हो और जहां पर ख़त्म हो उसे वेवलेंथ कहते हैं। और अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, एक क्रेस्ट से लेकर दूसरे क्रेस्ट तक के फासले को क्या कहेंगे? इसी तरह से नीचे भी ये एक क्रेस्ट जो बन रहा है यहाँ से लेकर दूसरे क्रेस्ट तक का फासला क्या कहलाएगा? स्टूडेंट्स वेवलेंथ ही कहलाएगा। कैसे? स्टूडेंट्स वेवलेंथ ना सिर्फ वो हिस्सा है या वो लेंथ है जो वेव के शुरू से एंड तक हो, बल्कि वेवलेंथ उस फासले को भी कहते हैं जो दो सेम पोर्शंस ऑफ द वेव के दरमियान हो। जैसे कि दो क्रेस्ट के दरमियान फासला भी वेवलेंथ ही कहलाता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स दो ट्रफ्स के दरमियान भी फासला वेवलेंथ ही कहलाएगा। तो आज के बाद याद रख लीजिएगा स्टूडेंट्स, वेवलेंथ इज द लेंथ ऑफ द वेव, और इसे यूं भी कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ ऑफ द वेव इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वेवलेंथ। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको समझ भी आए हैं और आपने इन्हें साथ ही लेक्चर के दौरान ही बाय हार्ट लर्न भी कर ली है। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में। खुदा हाफिज।